विकास कुमार बरोका हरियाणा शिक्षा विभाग के एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अकाउंटेंसी विषय का जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को 5 चरणों में बांटा गया है। तो पहला चरण है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि व्यवसाय के अंदर जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं उनकी पहचान करना, क्योंकि व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है या ही वो वित्तीय प्रकृति के हों। सबसे पहले उनकी पहचान की जाती है और इनको 1 बाय 1 आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो दूसरा चरण है इसका प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। जो भी लेन देन व्यवसाय में किए जाते हैं और उन्हें पुस्तकों में लिखा जाता है। तो व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों को ही लिखा जाता है जिनके वाउचर, बिल या कोई आधार हो, क्योंकि बिना वाउचर के, बिना बिल के, बिना रसीद के पुस्तकों में लिखा नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फ्रॉड को दर्शाता है। तो इसीलिए जितने भी लेन देन होते हैं उन सबके वाउचर होना जरूरी है, प्रूफ होना जरूरी है, ताकि आप उन लेन देनों को सही ठहरा सकें। तीसरा स्टेप है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेन देन हो चुका, उनके वाउचर, बिल वगैरह सब रेडी हैं, तो इसके पश्चात इन लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाता है। तो जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, जिसे जर्नल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। जर्नल एंट्री की जाती है सभी लेन देनों की। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पोस्टिंग टू लेजर। जब व्यवसाय के सभी लेन देनों को पुस्तकों में लिख लिया जाता है तो लिखने के पश्चात जो भी लेन देन एक जैसी प्रकृति के होते हैं, यानी कि परचेज से संबंधित जितने भी लेखे हैं वो सभी के सभी परचेज अकाउंट में लिख लिए जाते हैं। यानी कि जितने भी लेन देन हुए उन सभी के अलग अलग खाते खोले जाते हैं और उनके अलग अलग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। उसे ही पोस्टिंग टू लेजर कहते हैं। पहले उनकी रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल एंट्री की जाती है, उसके पश्चात एक जैसी प्रकृति के लेन देनों को एक ही खाते में लिख लिया जाता है, जिसे पोस्टिंग टू लेजर कहा जाता है। खाता बनाने के पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप होता है, 5वां स्टेप हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस से हमारा अभिप्राय है जब खाते बन जाते हैं तो प्रत्येक खाते का एक शेष निकलता है। किसी से लेना है तो किसी को देना है, क्योंकि आप उधार खरीदते भी हैं, उधार बेचते भी हैं, तो किसी से लेना आपका बैलेंस निकल जाता है खाते का, तो किसी खाते का डेबिट शेष आएगा, किसी खाते का क्रेडिट शेष आएगा। तो जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है उसमें एक तरफ सभी डेबिट्स बैलेंस को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ सभी क्रेडिट बैलेंस को दिखाया जाता है, और इन दोनों का जो टोटल है अंत में मिल जाता है, जो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दर्शाता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाया जाता है। तो इन सभी को आगे एक चित्रण के माध्यम से भी आपको समझाया जाएगा कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस प्रकार से है, जो खाते हैं लेजर वो किस प्रकार से होती है, जर्नल एंट्री है वो किस तरह से की जाती है, आपको बताया जाएगा। डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो व्यवसाय में जब भी कोई लेन देन होता है तो वह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि प्रत्येक लेखे के दोहरा लेखा होता है,
एक डेबिट साइड में और दूसरा क्रेडिट साइड में। अब सवाल उठता है कि डेबिट साइड में किसे लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड में किसे लिखा जाता है, क्योंकि सारी की सारी अकाउंटिंग जो है इन्हीं रूल्स पर आधारित है जिसे डेबिट क्रेडिट रूल भी कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं इन रूल्स के बारे में। ये 3 हमारे रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो जो पहला नियम है अकाउंटिंग का, डेबिट क्रेडिट का, वो पर्सनल अकाउंट्स पे लागू होता है। यानी कि 3 हमारे खाते होते हैं अकाउंटिंग में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इनको भी आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो 3 प्रकार के हमारे खाते होते हैं और 3 ही प्रकार के हमारे रूल हैं। तो कौन से खातों पे कौन सा नियम लागू होता है उसको हम पहले स्टडी करेंगे। तो पहला खाता है पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उन सब पर जो नियम लागू होता है वो इस प्रकार है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि लेने वाले को डेबिट साइड में लिखा जाता है और देने वाले को क्रेडिट साइड में। बस सिंपल है, इतना याद रखना है कि लेने वाला डेबिट साइड में लिखेंगे और देने वाले को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। दूसरा नियम है वास्तविक खातों पर यह लागू होता है और नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आप खरीदते हैं, बेचते हैं, व्यवसाय में काम ही खरीदना और बेचना होता है। तो जब भी व्यवसाय में कोई चीज़ आती है तो उसे डेबिट साइड में लिखा जाता है और जब भी व्यवसाय से कोई चीज़ जाती है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो नियम है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आता है डेबिट में जाता है क्रेडिट में। एग्जाम्पल ये समझते हैं, मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा है व्यवसाय में, तो फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर तो व्यवसाय में आ गया, तो फर्नीचर को लिखा जाएगा डेबिट साइड में। और आपने उसके बदले में पेमेंट की है तो पैसे चले गए तो कैश को लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। तीसरा हमारा खाता है नॉमिनल अकाउंट, जिसे नाम मात्र का खाता भी कहा जाता है और इसका ऊपर नियम लागू होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो व्यवसाय में बहुत से खर्चे होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, तो इन सभी खर्चों और लॉसेस को डेबिट साइड में लिखा जाता है और कोई भी इनकम हो, गेन हो तो इसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला चरण है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन इम्प्लाई डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड। यानी कि जो भी लेन देन हुए हैं व्यवसाय में, सबसे पहले उनकी पहचान की जाती है कि किन लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाएगा और किन लेन देनों को पुस्तकों में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट है द ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। तो केवल व्यवसाय में उन्हीं लेन देनों को ही लिखा जाता है जिससे मुद्रा का आदान प्रदान होता है। थर्ड पॉइंट है, कहता है कि व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों को ही लिखा जाएगा जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। यानी कि जिन लेन देनों को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता या मुद्रा में यानी कि कितने का लेन देन हुआ नहीं पता लगाया जा सकता, तो उस ऐसे लेन देनों को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता। चौथा पॉइंट है आइटम ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर टू बी रिकॉर्डेड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। व्यवसाय में वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को ही लिखा जाता है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, क्योंकि इससे जो है फाइनेंस यानी कि पैसे का आदान प्रदान होता है, वित्तीय प्रकृति है और मुद्रा में ही लेन देन होता है। तो अंतिम पॉइंट है हमारा इसका आइटम ऑफ नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर सच एज चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि फाइनेंशियल प्रकृति के और मुद्रा में जिनको मापा जा सकता है उन लेन देनों को तो पुस्तकों में लिखा जाता है, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल हैं या ऐसे लेन देन जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता,
ऐसे लेन देनों को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसी, यदि कोई कंपनी अपने प्रबंधकीय नीतियों में कोई परिवर्तन करती है तो उसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होता, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं होता है। व्यवसाय में केवल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की तुलना में। इसी कारण से व्यवसाय के अंदर जो लेखे किए जाते हैं उन्हीं का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके, यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो होते हैं। और जो जिनको हम क्वांटिटी में नहीं माप सकते या नहीं मापा जा सकता, जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, उन्हें पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एम्प्लॉय स्किल लेवल, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ है, कोई कर्मचारी है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होता। स्ट्राइक, कई बार जो कर्मचारी हैं स्ट्राइक कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, उनका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ वर्किंग कंडीशन, अगर एम्प्लॉयज़ को वर्किंग कंडीशन अच्छी प्राप्त होती है तो वो अच्छा कार्य कर पाते हैं, अदरवाइज उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कर्मचारी की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है या अच्छा इन्वायरमेंट उनको नहीं दिया जाता तो वो इससे क्या है, एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर भी प्रभावित होती है, यानी कि एम्प्लॉयज़ एक व्यवसाय को, एक कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्यवसाय के अंदर जो भी लेखे किए जाते हैं, वो पहले भी बताया था, किसी आधार पर उनका लेखा होता है। कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसे कैश मेमो, परचेज इनवॉइस या सेल इनवॉइस भी कहा जाता है, जिनके आधार पर जो पुस्तकों में लेखे किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रपत्र जो पुस्तकों में लेखा करने के लिए आधार प्रोवाइड करवाते हैं या जिनके आधार पर पुस्तकों में लेखे किए जाते हैं, ऐसे प्रपत्र को सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा चरण है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑन वाउचर्स, यानी कि जो भी लेन देन होते हैं उन सभी का सबसे पहले जो लेखा है वो वाउचर में किया जाता है, यानी कि सभी लेखों के वाउचर तैयार किए जाते हैं। और सेकंड पॉइंट है, जब वाउचर तैयार हो जाते हैं तो उन वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिनमें लेखे किए जाते हैं उनके अंदर उन सभी लेन देनों का लेखा कर दिया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, जितने भी फर्म्स होती हैं वो अपने नाम से सभी अपने अलग अलग वाउचर छपवाती हैं, ताकि पता चल सके जो भी खरीदा और सामान बेचा गया है वो किस शॉप से खरीदा गया है, क्योंकि प्रत्येक वाउचर और बिल पर उस व्यवसायी और व्यापारी का नाम अंकित होता है, उस फर्म के नाम से वो छपा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो प्रत्येक लेन देन के लिए अलग से वाउचर तैयार किए जाते हैं, यानी कि ये नहीं कि सभी लेन देनों को एक ही वाउचर में लिखा जाता है, तो प्रत्येक लेन देन के अलग अलग वाउचर तैयार किए जाते हैं जिनके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, जो भी ये वाउचर बनाए जाते हैं इनको इस तरीके से बनाया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज इनको वाउचर तैयार किए जाते हैं और प्रत्येक वाउचर पर एक सीरियल नंबर अंकित होता है, जिसे बिल नंबर भी कह देते हैं, ताकि पता चलता रहे
भी इस तारीख को कितना बिल नंबर कट चुका है, ताकि जब अगला वाउचर तैयार किया जाए उसे अगला सीरियल नंबर दिया जा सके। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का तीसरा चरण है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो पहले चरण में हमने पता लगाया कि किन लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाएगा, और सेकंड चरण में जो भी लेन देन हुए उनसे संबंधित वाउचर तैयार किए गए, बिल तैयार किए गए, जिनके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाना है। और तीसरा स्टेप है लेखा करना। जिन पुस्तकों में लेखा किया जाता है उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए वाउचर और ए सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि जो वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट सेकंड चरण में तैयार किए जाते हैं किसी भी व्यवसायी के द्वारा, उन्हीं के आधार पर जो पहली बार पुस्तकों में लेखा किया जाता है उसे ही ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो भी लेखे पुस्तकों में लिखे जाते हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी कि डेट वाइज। तो पहले एक तारीख के सभी लेखों का लेखा होगा, फिर 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से जो भी लेखे होंगे पुस्तकों में वो आपको डेट वाइज दिखाई देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी लेखे पुस्तकों में किए जाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रिंसिपल है लेखांकन का, उसके अनुसार प्रत्येक लेन देन का दोहरा लेखा किया जाता है। एक साइड को डेबिट साइड में लिखा जाता है और दूसरे पक्ष को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसी तरह से हर लेन देन का दोहरा लेखा होता है, एक डेबिट साइड में और दूसरा क्रेडिट साइड में। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब जर्नल एंट्री बुक्स में हो जाती है, यानी कि लेन देनों को पुस्तकों में लिख लिया जाता है, इसके पश्चात जो जर्नल एंट्री की बुक्स होती हैं, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, ये हमारी सहायता करती हैं लेजर को बनाने में, खाता बही तैयार करने में। क्योंकि जो भी लेन देन लिखे जाते हैं पुस्तकों में, उनमें से जो एक प्रकृति के लेन देन हैं उन्हें एक ही खाते में लिख दिया जाता है, उसे खाता बही कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आगे डिटेल में आप आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई व्यवसाय छोटा है या छोटा व्यापारी है तो वो पुस्तकों में लेखे करने के लिए केवल एक ही पुस्तक का प्रयोग करता है, जिसे जर्नल एंट्री बुक कहते हैं। यदि कोई व्यापारी बड़ा है, उसका जो व्यवसाय है बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, लार्ज स्केल पर वो काम करते हैं, तो ऐसे व्यवसाय में पुस्तकों में लेखा करने के लिए 8 पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है या 8 जर्नल एंट्री बुक्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसी इन 8 पुस्तकों को सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर, बीपी, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। इन 8 को सामूहिक रूप से सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है। डिटेल में आप आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का चौथा चरण है पोस्टिंग टू लेजर, खाता बही में खतौनी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लेखे कर लिए जाते हैं, उसके पश्चात इन लेन देनों को क्लासिफाइड किया जाता है, यानी कि इनका वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है,
जो ये वर्गीकरण किया जाना है वो किस आधार पर होता है? तो वर्गीकरण में जो वर्गीकरण की प्रक्रिया है, इसमें जितने भी लेखे हैं, जो लेखे एक ही प्रकृति की हैं, उनका एक ग्रुपिंग कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए परचेज से संबंधित जितने भी लेन देन हैं या एक नेचर के जितने भी लेन देन हैं, उन्हें एक ही स्थान पर, एक ही प्लेस पर, एक ही खाते में लिख लिया जाता है, जिसे क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यानी कि जो भी लेखे हैं वह उनका वर्गीकरण कहा जाता है, खाता बही में खतौनी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी ग्रुपिंग्स होती हैं अलग अलग एक ही प्रकृति की, तो प्रत्येक ग्रुपिंग के लिए एक अलग से खाता खोला जाता है। जैसे परचेज से संबंधित जितने भी लेन देन हैं वो परचेज अकाउंट में, सेल से संबंधित जितने भी लेखे हैं सेल्स अकाउंट में, कैश से संबंधित जितने भी लेखे हैं कैश अकाउंट में। तो इस तरह से जितनी भी ग्रुपिंग हुई, एक ही प्रकृति के जितने भी लेन देन हैं उनके लिए एक अलग से खाता खोला जाता है, सबके लिए अलग अलग लेजर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, खाता बही है, सभी के लिए अलग अलग खाते खोले जाएंगे, चाहे फिर वो व्यक्ति हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे संपत्तियां हो, चाहे दायित्व हो, चाहे खरीदना बेचना हो, चाहे हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर हो, हर एक का अलग अलग खाता खोला जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं खाता बही के बारे में। जो खाता बही है, पहले भी बताया गया है, प्रत्येक ग्रुपिंग और प्रत्येक एक जैसे नेचर के लिए अलग अलग खाते खोले जाते हैं। जैसा कि स्लाइड में भी दर्शाया गया है, कैपिटल का अलग से खाता, फर्नीचर का, बैंक का, ऑफिस इक्विपमेंट का, परचेज का। तो जितने भी खाते खोले जाते हैं खाता बही में, तो सबसे पहले उनका ओपनिंग बैलेंस होता है, डेट लिखी जाती है, ओपनिंग बैलेंस उसकी शुरुआत होती है खाते की, जिसको टू बैलेंस BD से दिखाया जाता है। और फिर उसमें लेन देन होते हैं, कहीं आया कहीं गया। उसके पश्चात अंत में उसका क्लोजिंग बैलेंस शो होता है, जिसे बैलेंस CD से दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये खाते मेंटेन किए जाते हैं। तो प्रत्येक खाते का किसी का डेबिट बैलेंस निकल कर आता है और किसी का क्रेडिट बैलेंस निकल कर आता है। यानी कि हर एक खाते का एक शेष होगा, किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी का डेबिट बैलेंस है, किसी का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का 5वां चरण है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट को तैयार किया जाता है। सेकंड पॉइंट, जो ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, जो प्रत्येक खाते हमने बनाए थे खाता बही में, हर खाते का एक बैलेंस निकलता है। आपने बताया था, एक किसी का डेबिट तो किसी का क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में एक साइड में सभी डेबिट बैलेंस को दिखाया जाता है और दूसरी साइड में सभी क्रेडिट बैलेंस को दिखाया जाता है। और जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट साइड का, वो बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर आ जाता है तो वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दर्शाता है, यानी कि आपने जो भी लेखे पुस्तकों में किए हैं या खाता बही में आपने एंट्री की है वो बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, यदि जो ट्रायल बैलेंस है अगर उसका जो टोटल है यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो आप मान के चलिए कि उसमें लेखा करते समय या खाता बही में खतौनी करते समय कहीं ना कोई गलती आपसे
हो गई है जिसको ठीक किया जाना है। नेक्स्ट स्टेप है, जो भी गलतियां हुई हैं उसको आपको लोकेट करना है, पता लगाना है और उसके बाद उनको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, ताकि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ जो ट्रायल बैलेंस हमारे द्वारा बनाया गया है उसके आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट का भी निर्माण किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। Profit and loss count show the profitability of the business at the end of accounting period. Balance sheet show the financial position of a business at the end of accounting period. यानी कि लाभ हानि खाता किसी भी व्यवसाय के वित्तीय वर्ष के अंत में होने या लाभ या हानि के बारे में हमें सूचित करता है। उसी तरह से जो बैलेंस शीट है, स्थिति विवरण है, वो किसी व्यवसाय के वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में हमें जानकारी देता है। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या अंतर है? तो पहला पॉइंट है अंतर का मीनिंग यानी कि अर्थ। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसके अंतर्गत जो आय और व्यय का लेखा किया जाता है, तो आय को पुस्तकों में तभी लिखा जाता है जब वह प्राप्त हो चुकी हो और खर्चों का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाता है जब उसका भुगतान किया जा चुका हो। यानी कि नगद लेन देन या तो वो प्राप्त हो जाए या उसका भुगतान किया जा चुका हो। एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो आय और व्यय है उसका जो पुस्तकों में लेखा किया जाता है वह तभी किया जाता है, किसी भी आय का लेखा तब होगा जब वो आपने कमा ली हो, चाहे वो आपको प्राप्त हुई हो चाहे ना हुई हो, उसे आप पुस्तकों में लेखा कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, 1 महीना हो गया आपको नौकरी करते हुए, तो 1 महीने की तनख्वाह आप कमा चुके हैं लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुई, तो एक्रूल बेसिस में आप इस इनकम को शो कर सकते हैं चाहे वो आपको प्राप्त ना भी हुई हो, लेकिन कैश बेसिस में तब तक नहीं लेखा कर सकते जब तक वो आपको प्राप्त ना हो जाए। उसी तरह से जो खर्चे हैं उनको भी पुस्तकों में लिख लिया जाता है, चाहे उनका भुगतान किया गया हो चाहे ना किया गया हो। दूसरा पॉइंट है नेचर। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो एक सिंपल सा मेथड है, पैसा आएगा या जाएगा तभी पुस्तकों में लेखा किया जाएगा, इसमें कोई उधार नहीं होता। पैसा आने पर लेखा होगा या पैसा जाने पर, यानी कि एक सिंपल मेथड है। एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें उधार भी है, जिनको उधार बेचा गया उनको लिखा भी जाता है, उनको फिर आगे उनसे पैसे लेने भी हैं, उनको भुगतान भी करना है जिसको देना है। लेकिन कैश बेसिस में कोई झंझट नहीं, पैसा आया तो लिख देंगे, पैसा गया तो एंट्री कर देंगे, अदरवाइज नो एंट्री। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है लीगल पोजीशन, यानी कानूनी रूप से इसकी क्या स्थिति है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है, जो कंपनी एक्ट हमारा है 2013 जो अमेंडमेंट हुई थी, इसके अनुसार कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है इसको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन जो एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसको कंपनी एक्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि सही लाभ हानि की गणना करना या पता लगाना। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक वित्तीय वर्ष के अंत में सही लाभ हानि की गणना करना सरल नहीं है या लाभ हानि की गणना नहीं की जा सकती। क्यों?
क्योंकि इसमें केवल नगद लेन देनों को ही लिखा जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो वित्तीय वर्ष के अंत में जो लाभ हानि की गणना की जाती है वो बिल्कुल सही होती है, एक्यूरेट होती है, क्योंकि उसके अंतर्गत सभी लेन देनों को, चाहे वो नगद हो चाहे वो उधार हो, का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। कैश बेसिस में तो कोई उधार होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल नगद लेन देनों को ही लिखा जाता है। पैसा आएगा तो लिखेंगे, जाएगा तो लिख लेते हैं पुस्तकों में, किसी का कुछ लेना नहीं, किसी का कोई देना नहीं है भी तो पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं होता, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई प्रीपेड नहीं होता कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नगद लेन देनों को भी लिखा जाता है, उधार को भी लिखा जाता है, किसी को आपने बकाया देना भी है, किसी से बकाया लेना भी है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों होते हैं और इनकी बाद में फिर एडजस्टमेंट एंट्रियां भी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सूटेबिलिटी, यानी कि कैश बेसिस किन लोगों को ज़्यादा शूट करता है मेथड, और एक्रूअल बेसिस किन लोगों को ज़्यादा शूट करता है, किस तरह के बिजनेस के लिए लाभदायक है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है प्रोफेशनल पीपल के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है, जैसे डॉक्टर और लॉयर। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में आप जाते हैं, पर्ची काटते हैं, उधार वहाँ नहीं होती, बहुत कम उधार होती है, वहाँ पर नगद में ही सारा लेन देन होता है। और डॉक्टर को तो आप ये भी नहीं कह सकते कि 40 वाली चीज़ 30 में कर लो जी, जितने मांगे उतने देने पड़ते हैं, कोई उधार नहीं होती। तो उनके लिए डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो, ये जो मेथड है बहुत बढ़िया रहता है। और जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जितने भी बिजनेसेस हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और हर बिजनेस के अंदर उधार जरूर होती है, उधार के बिना बिजनेस इतने से नहीं चल पाता। तो इसीलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए लाभदायक है, सूटेबल है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों का लेखा। तो कैश बेसिस में तो केवल नगद लेन देनों को ही लिखा जाता है, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नगद और उधार दोनों ही प्रकार के लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के फायदे और नुकसान। तो पहले बात करते हैं इस मेथड के फायदों की, यानी कि एडवांटेज। तो पहला फायदा है कि ये सिंपल है, सरल है, आसान है, और इससे हमें पता चल जाता है कि कितना पैसा आया और कितना गया और कितना हमारे हाथ में अवेलेबल है। तो दूसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत डज नॉट रिक्वायर एनी यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट, यानी कि हमें कोई भी अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही पर्सनल जजमेंट की कोई आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कोई उधार हो ही नहीं रहा, सब नगद लेन देनों को लिखा जाता है। और तीसरा, ये जो सूटेबल है हम पढ़ चुके हैं, वहीं पर ज़्यादा सूटेबल है ये मेथड जहाँ पर ज़्यादातर लेन देन नगद में किए जाते हैं, जैसे आपको बताया था डॉक्टर और वकील। अब बात करते हैं कैश बेसिस के डिसएडवांटेजेस की। तो पहला इसका डिसएडवांटेज है कि जब भी मैनेजमेंट को निर्णय करने होते हैं तो वो उनकी सहायता नहीं कर पाता यह मेथड। क्यों? क्योंकि हेड व्यू ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर केवल कैश की ही जानकारी होती है, उधार की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके बेसिस पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक्यूरेट या सही नहीं होते। दूसरा, इसके अंतर्गत जो मैचिंग प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का वो फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो भी एक वित्तीय वर्ष के अंत में खर्चे या आय है उसकी तुलना की जाए और लाभ हानि का पता लगाया जाए, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कितना हुआ है। लेकिन यहाँ खर्चे तो हुए हैं, अगर उसका भुगतान नहीं किया तो हम लिखेंगे ही नहीं, तो इसलिए इसके अंदर मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो लाभ हानि की गणना इस मेथड के अंतर्गत की जाती है वो ट्रू और फेयर नहीं होती, और उससे जो वित्तीय स्थिति की सही जानकारी हमें नहीं मिल पाती।
नेक्स्ट पॉइंट, यह जो मेथड है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को इग्नोर करता है क्योंकि नगद पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार का कोई बकाया और कोई एडवांस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत जो लाभ को मैनिपुलेट करने की या छेड़छाड़ करने की या बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि आप लाभों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है इसका कि कंपनी जो एक्ट है 2013 वो इसको मान्यता नहीं देता है। एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के फायदे और नुकसान, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो पहले हम इसके फायदे के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फायदा है कि जो वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ या हानि की गणना की जाती है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर होती है और हमें व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है बैलेंस शीट के माध्यम से। दूसरा फायदा है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं फाइनेंशियल, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी लेन देनों को लिखा जाता है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो सही होते हैं। तीसरा, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यानी कि खर्चों की तुलना आयों के साथ की जाती है और फिर लाभ हानि की गणना उसी के आधार पर करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी एक्ट 2013 भी इसको मान्यता देता है, यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सभी के सभी अपने जो खाते हैं वो एक्रूल बेसिस के आधार पर ही बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस मेथड में कैपिटल और रिवेन्यू दोनों के बीच में अंतर होता है, यानी कि अलग अलग इनको दर्शाया जाता है। कैपिटल आइटम और रिवेन्यू आइटम को चाहे एक्सपेंडिचर हो चाहे इनकम हो चाहे अलग अलग हो, इन सबको अलग अलग रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जब लाभ और हानि की गणना की जाती है किसी भी व्यवसाय के द्वारा तो उसमें जो कंसिस्टेंसी स्थिरता है, निकालते समय लाभ हानि कंसिस्टेंसी बनी रहती है, क्योंकि वो सारे हर बार एक्रूल बेसिस पर उनके खाते बनते हैं, तो उनमें जो कंप्यूटेशन यानी कि लाभ हानि गणना करते समय अलग अलग सालों में जो स्थिरता है वो प्रदान होती है। और जो भी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, जो हम इसमें उधार होती है इस मेथड में, तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भी होते हैं। बाद में इनकी एडजस्टमेंट एंट्री भी पुस्तकों में की जा सकती है। और इसके नुकसान है कि ये एक सिंपल मेथड नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कैश बेसिस की तुलना में। नेक्स्ट, इसका जो नुकसान है इसके अंतर्गत डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट एंड पर्सनल जजमेंट का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है, जैसा कि नाम से भी क्लियर है कि ये मिक्सचर है दोनों का, कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस का। दूसरे पॉइंट है ये कॉम्बिनेशन है मिक्स कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस का। तो इसके अंतर्गत जो भी लेखे किए जाते हैं, जो भी आय है उनका लेखा तो कैश बेसिस पर कर लिया जाता है और जो खर्चे हैं उनका जो लेखा है वो एक्रूल बेसिस के ऊपर किया जाता है। यानी कि जो आय है वो ना कम हो और जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो, ताकि आपकी जो इनकम है वो कम होगी, यानी कि इनकम तो दिखा रहे हो आप कैश बेसिस पे और जो खर्चे हैं वो दिखा रहे हो एक्रूल बेसिस पे, यानी कि जो खर्चे नहीं भी किए वो भी आप दिखाकर अपने इनकम को घटा रहे हैं ताकि आपकी जो इनकम टैक्स है उसको आप कम कर सकें। तीसरा पॉइंट है, जो ये मेथड है ये प्रोफेशनल पीपल्स के द्वारा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर और लॉयर, क्योंकि जो इनकी इनकम होती है वो तो कैश बेसिस पर होती है, क्योंकि ये कैश में आती है जितनी भी इनकम है इनकी, और जो खर्चे होते हैं उसको एक्रूल बेसिस पर यूज़ कर लेते हैं ताकि अपनी इनकम को कम करके दिखाया जा सके और टैक्स को बचाया जा सके। नेक्स्ट मेथड है
जो ये मेथड है अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेबल एज पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट, यानी कि ये मेथड को अप्रूव और एक्सेप्ट किया गया है जजमेंट ऑफ द कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस सिस्टम के अंतर्गत, वी डू नॉट रिकॉर्ड रिसीवेबल इनकम बट रिकॉर्ड ऑल पेएबल एक्सपेंसेस, यानी कि इनकम को जो प्राप्त होनी है उसको हम नहीं दिखा सकते, यानी कि इनकम तो वही दिखाएंगे जो हमें प्राप्त हो चुकी है यानी कैश बेसिस पर, और जो खर्चे हैं उन्हें हम दिखाते हैं एक्रूल बेसिस पर, चाहे उनका भुगतान हुआ हो चाहे ना हुआ हो।